नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के डिस्कशन में हम चर्चा करेंगे सामान्य वित्तीय नियमावली पर आती महत्वपूर्ण प्रश्नमाला मतलब कि जीएफआर 2017 पर हम आज चर्चा करने वाले हैं और 20 क्वेश्चन होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस हैं वो निश्चित रूप से आएंगे, जैसे कि यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, वीपी, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन EMRS, NCT conducted by UPSC, KVS, NVS, limited departmental examinations and limited departmental competitive examinations। तो देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 101 प्राइवेट फर्मों को किए जाने वाले अग्रिम भुगतान की अधिकतम प्रतिशतता क्या है। इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एडवांस पेमेंट्स टू बी मेड टू प्राइवेट फर्म्स। अगर सप्लाइंग कंपनी है, सप्लाइंग एजेंसी है, वो प्राइवेट फर्म है, तो उसको कितने टोटल टेंडर का एडवांस है वो किया जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए संविदा मूल्य का 20%, बी संविदा मूल्य का 30%, सी संविदा मूल्य का 50%, डी संविदा मूल्य का 15%। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी संविदा मूल्य का 30%। टोटल खरीद है उसका 30% एडवांस पेमेंट किया जा सकता है अगर वो प्राइवेट फर्म है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 आपूर्ति संविदाओं के मामले में राज्य या केंद्र सरकार की एजेंसी या पीएसयू को किए जाने वाले अग्रिम भुगतान की सीमा क्या है। व्हाट इज द लिमिट ऑफ एडवांस पेमेंट टू बी मेड टू ए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी और पीएसयू इन केस ऑफ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर सप्लाई करनी है और वहां पर सप्लाइंग एजेंसी है वो कौन है, या तो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू की फर्म है, तो कितने प्रतिशत एडवांस किया जा सकता है तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट का। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए संविदा मूल्य का 25%, बी संविदा मूल्य का 20%, सी संविदा मूल्य का 40%, डी संविदा मूल्य का 10%। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी संविदा मूल्य का 40%। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर प्राइवेट फर्म है तो 30% उसको एडवांस पेमेंट किया जा सकता है, परंतु स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू एजेंसी फर्म है तो उसको 40% टोटल खरीद का, टोटल टेंडर का आप 40% एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 103 जीएफआर के निम्नलिखित में से किस नियम में खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और निष्पक्षता को बढ़ावा, साथ ही स्वेच्छाचारिता को समाप्त करने की बात कही गई है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इट हैज बीन सेड टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन एंड फेयरनेस इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एज वेल एज एलिमिनेट आर्बिट्रेरीनेस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल के जो नए ट्रेंड है एग्जाम के, अभी रिसेंटली जो एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं वहां पर रूल्स भी पूछ लिए जा रहे हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए नियम 174, बी नियम 173, सी नियम 175 एक, डी नियम 175 दो। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी नियम 173। मतलब कि जीएफआर के रूल 173 में ये बात बताई गई है कि अगर आप खरीद प्रक्रिया में किसी को शामिल करना चाह रहे हैं, खरीद प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, साथ में कंपटीशन भी होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए और आर्बिट्रीनेस वहां पर नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजें किस में बताई गई हैं, जीएफआर 173 में बताई गई है। सही उत्तर हो जाएगा बी। मूव टू क्वेश्चन 104 क्या किसी बोलीदाता को संभावित बोलीदाता के निविदा को अस्वीकार करने या उसे निविदा जारी न किए जाने के कारणों के बारे में अनुरोध पूछताछ करनी चाहिए। शुड एनी बिडर मेक रिक्वेस्ट ऑब्लिक इंक्वायरी टू द प्रोस्पेक्टिव बिडर अबाउट द रीजंस फॉर रिजेक्शन ऑफ टेंडर और नॉन इश्यू ऑफ टेंडर टू हिम। तो ये बात, क्या वो ऐसा उसके पास में अधिकार है कि बिडर है वो उसको टेंडर अलॉट नहीं किया गया है या टेंडर इश्यू नहीं किया गया है, तो उसके कारणों की वो जानकारी ले सकता है या नहीं ले सकता। क्या उसको ये अधिकार है कि मुझको ये टेंडर क्यों नहीं दिया गया है, तो ये बात पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए हाँ, बी नहीं, सी यह ऐच्छिक है, डी यह खरीद प्राधिकारी का विशेषाधिकार है। तो सही उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा, ए
वो इंक्वायरी कर सकता है, उसको ये जानने का अधिकार है कि उसको बोली क्यों नहीं दी जा रही, उसको टेंडर अलॉटमेंट क्यों नहीं किए जा रहे हैं, उसकी जो निविदा है उसको अस्वीकार क्यों किया गया है, तो वो जानकारी ले सकता है। सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 105, संभावित परामर्शदाताओं की एक सूची तैयार की जानी चाहिए बशर्ते कि परामर्शी सेवा की लागत हो। ए लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कंसल्टेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड प्रोवाइडेड द कॉस्ट ऑफ द कंसल्टेंसी सर्विस इज, मतलब कितने रुपए से अधिक की कंसल्टेंसी सर्विस का टेंडर आप निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, एक लिस्ट तैयार करनी होगी जो कि संभावित परामर्शदाता की सूची तैयार हो उसमें होनी चाहिए। तो कितने रुपये से अधिक की सर्विस आप चाह रहे हैं, परामर्श चाह रहे हैं, तो वहां पर आपको एक सूची तैयार करनी होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए रुपये 15 लाख, बी रुपये 25 लाख, सी रुपये 20 लाख, डी रुपये 10 लाख। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, रुपये 25 लाख। अगर आप सर्विस ले रहे हैं, कोई कंसल्टेंसी ले रहे हैं, तो वहां पर कितने रुपए से अधिक की कंसल्टेंसी के लिए आपको लिस्ट तैयार करनी होगी। जो भी कंसल्टेंसी सर्विस देने वाले संभावित जो सर्विस प्रोवाइडर है उनकी लिस्ट आपको बनानी होगी। सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं परामर्शी सेवा के अंतर्गत आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज कम अंडर कंसल्टेंसी सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज है जिनको आप कंसल्टेंसी या परामर्शी सर्विस के अंतर्गत मानते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए नीति संबंधी परामर्शी सेवाएं, बी प्रबंध संबंधी परामर्शी सेवाएं, सी सलाहकार और परियोजना संबंधी परामर्शी सेवाएं, और डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नीति संबंधी परामर्शी सेवाएं, इनको भी कंसल्टेंसी सर्विस में मानते हैं। साथ में प्रबंधन संबंधी परामर्शी सेवाएं हैं, और सलाहकार और परियोजना संबंधी परामर्शी कंसल्टेंसी सेवाएं हैं। तो सभी कंसल्टेंसी सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं। 107, परामर्शदाताओं की संक्षिप्त सूची की छटाई करते समय परामर्शदाताओं की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पॉसिबल कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट तैयार करना चाहते हैं, सूची बनाना चाह रहे हैं, उनकी छटाई कर रहे हैं, तो न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, पॉसिबल कंसल्टेंसी प्रोवाइडर की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। वाइल सॉर्टिंग द शॉर्ट लिस्ट ऑफ कंसल्टेंट्स, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ कंसल्टेंट्स, तो कितने होने चाहिए कम से कम। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी 3। कम से कम 3 कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर होने चाहिए, तब जा करके उनकी सूची तैयार करेंगे, आप छटनी कर सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं। 108, विचारार्थ विषयों टीओआर में निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय शामिल किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर, तो कौन कौन से यहाँ पर होने चाहिए टीओआर में। ऑप्शन देख लेते हैं। ए उद्देश्यों का स्पष्ट विवरण, बी किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा, सी कार्य पूरा करने की अनुसूची, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। टीओआर में क्या होना चाहिए, उद्देश्यों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए, क्या उद्देश्य रखे गए हैं तो ये होना चाहिए। किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा भी आपको पता होनी चाहिए, वो आपको देनी होगी। टेंडर डॉक्यूमेंट, साथ में कार्य पूरा करने की अनुसूची भी यहाँ पर देनी होगी। तो ये सब चीजें हैं टीओआर में, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आ जाएंगी। सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। अगला सवाल देख लेते हैं। 109, निम्नलिखित में से उस दस्तावेज को चिन्हित कीजिए जो प्रस्ताव हेतु अनुरोध आरएफपी का हिस्सा नहीं है। आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आरएफपी। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में कौन सी चीज है वो नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ए आमंत्रण पत्र, बी विचारार्थ विषय, सी बोली मूल्यांकन का मापदंड, डी परामर्शदाताओं की प्रस्तावित सूची। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, परामर्शदाताओं की प्रस्तावित सूची है वो नहीं होनी चाहिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में। बाकी सारी चीजें हो सकती है, आमंत्रण पत्र हो सकता है, विचारार्थ विषय हो सकते हैं, और सी बोली मूल्यांकन का मापदंड भी हो सकता है। ये सब हो सकते हैं, परंतु रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में आरएफपी में ये परामर्शदाताओं की प्रस्तावित सूची है वो नहीं होती है। यहाँ पर पॉसिबल कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट है वो नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 110, दो बोली प्रणाली में मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस बोली को पहले खोला जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और अभी भी आपके आने की संभावना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिड्स इज ओपनड फर्स्ट बाय द मिनिस्ट्री इन टू बिडिंग सिस्टम? अगर दो बिड सिस्टम है तो उसमें पहले कौन सी बिड खोली जाएगी? सबसे पहले बोली है वो कौन सी खोली जाएगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए वित्तीय बोली, बी तकनीकी बोली, सी दोनों को एक साथ खोलना चाहिए, डी कोई भी एक बोली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी तकनीकी बोली। टू बिड सिस्टम में क्या होता है, एक टेक्निकल बिड होती है, दूसरी फाइनेंशियल बिड होती है। फाइनेंशियल बिड होती है तो पहले टेक्निकल बिड खोलेंगे, उसके बाद में अगर वो स्पेसिफिकेशन के अनुसार फिट बैठती है तो उसी बोली की फाइनेंशियल बिड है, उसके रेट को देखा जाता है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 111, तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन कौन करेगा? हु विल इवेल्यूट द टेक्निकल बिट्स? तो तकनीकी बोलियां हैं उनको कौन इवेल्यूट करेगा, कौन उनकी जांच करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए वित्त सलाहकार, बी तकनीकी टीम, सी परामर्शी मूल्यांकन समिति, सीईसी, डी कार्यालय अध्यक्ष। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी परामर्श मूल्यांकन समिति, मतलब कि कंसल्टेंसी इवैल्यूएशन कमेटी है, वो क्या करेगी? टेक्निकल बिड है उसकी जांच करेगी कि ये हमारे स्पेसिफिकेशन के अनुसार माल सप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले। बिड डॉक्यूमेंट में उन्होंने स्पेसिफिकेशन के अनुसार बिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट किए हैं या नहीं किए हैं, इसकी जांच करेंगे परामर्श मूल्यांकन समिति। सही उत्तर हो जाएगा सी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 112, एक क्यूसीबीएस में तकनीकी मानदंडों के संबंध में अनुमत उच्चतम अंक क्या है? इन ए क्यूसीबीएस व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर अलाउड विद रिस्पेक्ट टू टेक्निकल पैरामीटर्स? तो कितने हाईएस्ट स्कोर उसके होने चाहिए टेक्निकल पैरामीटर की आप अगर जांच कर रहे हैं तो कितना हाईएस्ट स्कोर उसका होना चाहिए क्यूसीबीएस में? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 50%, बी 60%, सी 70%, डी 80%। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी 80%। हाईएस्ट स्कोर उसका कितना होना चाहिए? 80% होना चाहिए। अगर वो टेक्निकल पैरामीटर में जांच कर रहे हैं तो वो हाईएस्ट स्कोर उसका होगा टेक्निकल पैरामीटर में, तो उसकी टेक्निकल बिड है उसको पास कर दिया जाएगा और उसके बाद में फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। सही उत्तर हमारा हो रहा है डी। अगला सवाल देख लेते हैं 113, गैर परामर्शी सेवाओं का अनुमानित मूल्य निम्नलिखित में से क्या है जिसके लिए बोलियों का आमंत्रण सीपीपीपी या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जीएम में विज्ञापन के माध्यम से किया जाता है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर विच बिड्स आर इनवाइटेड थ्रू एडवर्टाइजमेंट इन सीपीपीपी और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जीएम? नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज है तो कितने रुपए तक की सर्विस में आपको एडवर्टाइजमेंट करना होगा सीपीपीपी या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जेम पर? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए 15 लाख रुपए से अधिक, बी लाख रुपए से अधिक, सी 5 लाख रुपए से अधिक, डी 10 लाख रुपए से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा डी 10 लाख रुपए से अधिक। 10 लाख रुपए से अधिक है और वहां पर नॉन कंसल्टेंसी सर्विस के लिए बिड आप दे रहे हैं किसके द्वारा? सीपीपीपी या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 114, यदि गैर परामर्श सेवा का अनुमानित मूल्य 10 लाख से कम हो तो बोलियां आमंत्रण की निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इससे पहले हम क्वेश्चन में देख चुके हैं कि गैर परामर्शी सेवा है और मूल्य 10 लाख रुपए से अधिक है तो आपको सीपीपी या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर आपको क्या करना होगा? एडवर्टाइजमेंट करना होगा उस खरीद प्रक्रिया के लिए। परंतु अगर 10 लाख रुपए से कम है तो क्या करना होगा? इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। If the estimated value of the non-consulting service is less than 1 million, which of the following method of inviting bids is adopted? ऑप्शन देख लेते हैं। ए विज्ञापित निविदा पूछताछ, बी सीमित निविदा पूछताछ, सी एकल निविदा पूछताछ, डी दो बोली प्रणाली। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी सीमित निविदा पूछताछ। आपको क्या करना होगा? लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी करनी होगी क्योंकि आप 10 लाख रुपए से कम की खरीद कर रहे हैं और ये खरीद है कौन सी है? गैर परामर्शी सेवा के लिए है तो आपको सीमित निविदा या लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी करनी होगी। सही उत्तर हो जाएगा बी।
अगला सवाल देख लेते हैं 115 निम्नलिखित में से किसे माल या सामग्री की प्राप्ति को प्रमाणित करना चाहिए और उसे समुचित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग शुड सर्टिफाई द रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स एंड एंटर द सेम इन द अप्रोप्रिएट स्टॉक रजिस्टर। तो कौन करेगा? वहां पर माल की सप्लाई हो गई है, मटेरियल है उसकी सप्लाई हो गई है, वो रिसिप्ट मिल गई है, तो वो उसको रिसिप्ट को वो कहाँ पर एंटर करेगा? वो एक स्पेसिफिक खरीद प्रक्रिया है, उसके रजिस्टर में, स्टॉक रजिस्टर में उसको एंट्री करनी होगी। तो ये एंट्री कौन करेगा वो देख लेते हैं। ऑप्शन में ए कार्यालय अध्यक्ष, बी भंडारी स्टोर कीपर, सी भंडार प्रभारी, डी विभाग अध्यक्ष। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी भंडार प्रभारी है। जो भी भंडार प्रभारी होगा मतलब कि स्टॉक इंचार्ज होगा, वो गुड्स है या मटेरियल्स है उनको रिसिप्ट को वेरीफाई करेगा, साथ में ही उनको रजिस्टर में भी रखेगा। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 116, भारत की समेकित निधि की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? इस तरीके के क्वेश्चन है वो देखने मिल रहे हैं कि अभी रिसेंट में क्वेश्चन को क्लिष्ट बनाने के लिए, पेपर को कठिन बनाने के लिए रूल है या आर्टिकल है वो भी पूछे जा रहे हैं। तो देख लेते हैं इंग्लिश वर्जन। द डेफिनेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से आर्टिकल में ये कंसोलिडेटेड फंड या समेकित निधि है उसके बारे में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑप्शन देख लेते हैं। ए अनुच्छेद 266 एक, बी अनुच्छेद 267 एक, सी अनुच्छेद 268 एक, डी अनुच्छेद 269 एक। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। आर्टिकल 266 वन में ये बात बताई गई है कि आप कंसोलिडेटेड फंड को डिफाइन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 117, सामान्य वित्तीय नियमावली में वित्त वर्ष को कैसे निर्धारित किया गया है? हाउ इज द फाइनेंशियल ईयर डिटरमाइंड इन द जनरल फाइनेंशियल रूल्स? ये छोटा सा क्वेश्चन है परंतु इस तरीके के क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1 जुलाई से 30 जून तक, बी 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक, सी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, डी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जीएफआर 2017 और दूसरे फाइनेंशियल रूल्स के अनुसार जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या माना गया है? 1 अप्रैल से लेकर के और ये चलता है 31 मार्च तक होता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 118, सामान्य वित्तीय नियमावली द्वारा स्थापित पद्धतियों और प्रक्रियाओं को आशोधन करने की शक्ति किस मंत्रालय के पास है? विच मिनिस्ट्री हैज द पावर टू मॉडिफाई द प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड बाय द जनरल फाइनेंशियल रूल्स? तो ये कौन कर सकते हैं, कौन मॉडिफाई कर सकते हैं, किस मिनिस्ट्री को ये पावर है कि जीएफआर के रूल्स हैं उनमें कौन मॉडिफाई कर सकता है, कौन से मिनिस्ट्री को ये पावर मिले हुए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए रक्षा मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी विधि मंत्रालय, डी निगमित कार्य मंत्रालय। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी वित्त मंत्रालय। फाइनेंशियल मिनिस्टर है उसको फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है उसको ये पावर है कि वो जीएफआर के रूल में चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 119, वित्तीय औचित्य के ऐसे कौन से मानक हैं जिनका लोक निधि से धन व्यय और भुगतान करते समय किसी कर्मचारी द्वारा पालन किया जाना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल भी है। व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी which should be followed by an employee while spending and making payments to public funds? तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके द्वारा आपको अधिकार दिए गए हैं कि आप खर्च कर सकते हैं, कर्मचारी के रूप में आपको पावर मिले हैं, आप खर्चे कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं? कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए यह व्यय प्रथम दृष्टया कार्य की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए, बी प्रत्येक अधिकारी को लोक धन के व्यय के संबंध में उसी प्रकार सतर्क रहना चाहिए जैसे कि कोई व्यक्ति अपने धन के व्यय के संबंध में सामान्य विवेक का प्रयोग करता है, सी किसी भी प्राधिकारी को ऐसा आदेश पारित करने के लिए व्यय की मंजूरी की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका लाभ होता हो, डी उपरोक्त सभी।
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, उपरोक्त सभी। अगर आपको ये पावर मिले हुए हैं कि आप कोई भी धन को खर्च कर सकते हैं या कोई परचेजिंग कर रहे हैं, तो आपको ये सब बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात है, ये व्यय प्रथम दृष्टया कार्य की माँग से अधिक नहीं होना चाहिए। जितना आपकी माँग है, उससे ज़्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते, ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, प्रत्येक अधिकारी को लोक धन के व्यय के संबंध में उसी प्रकार सतर्क रहना चाहिए, जैसे कि कोई व्यक्ति अपने धन के व्यय के संबंध में सामान्य विवेक का प्रयोग करता है। तो इस तरीके का खर्चा करिए कि वो धन आपका है, तो जब आपका धन होगा तो आप उसको सही तरीके से सही जगह पर उपयोग करेंगे। या इसी तरीके से आपको लोक धन है, मतलब पब्लिक फंड है, उसका खर्चा करना होगा। सी में देख लेते हैं, किसी भी प्राधिकारी को ऐसा आदेश पारित करने के लिए व्यय की मंजूरी की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका लाभ होता हो। तो इस प्रकार से जो प्रोक्यूरिंग एंटिटी है, मतलब कि गवर्नमेंट है, उसको फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी को आपने कोई आदेश दे दिए कि आप ऐसा खरीदी कर लीजिए और आपको इसका फायदा मिल जाएगा। तो इस तरीके की कार्यविधि है, आपको नहीं अपनानी है। आपको पब्लिक फंड है या गवर्नमेंट के बारे में सोचना है, किसी कर्मचारी के बारे में नहीं सोचना है कि आपको ये कार्य कर लेना है जिससे कि फ़ायदा मिल जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट को किसी प्रकार का लॉस नहीं हो, वहाँ पर परचेजिंग है, बिल्कुल सही तरीके से, सही ढंग से पेमेंट है, परचेजिंग है, वो हो रही है, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। और डियर फ्रेंड्स, टी20 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 120, सरकार की ऐसी वित्तीय शक्तियां जो किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की गई हों, निम्नलिखित में से किस में निहित होंगी? द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट विच हैव नॉट बीन डेलीगेटेड टू एनी सबॉर्डिनेट अथॉरिटी शैल बी वेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? अगर किसी सबॉर्डिनेट अथॉरिटी को आपने पावर नहीं दी है, तो वो किस में निहित हो जाएंगी? वो फाइनेंशियल पावर्स है, वो किसके पास में रहेंगे? अगर आपने उन फाइनेंशियल पावर्स को डेलीगेट नहीं किया है, वितरित नहीं किया है, आगे उसको आपने नहीं दिया है, तो किसके पास में वो अधिकार रह जाएंगे? जनरल फाइनेंशियल रूल्स के अनुसार ऑप्शन देख लेते हैं। ए, गृह मंत्रालय, बी, वित्त मंत्रालय, सी, कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय, डी, विदेश मंत्रालय। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, वित्त मंत्रालय। अगर वित्त मंत्रालय ने कोई सबॉर्डिनेट अथॉरिटी को ये पावर नहीं दिए हैं, जब फाइनेंशियल पावर्स हैं वो नहीं दिए गए हैं, तो वित्त मंत्रालय वो खुद डायरेक्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। इस तरीके से फ्रेंड्स, हमने टी20 के 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और आज के क्वेश्चन है वो बेस्ड थे जीएफआर 2017 पर, जहां पर हम परचेज प्रोसीजर कर रहे हैं। और परचेज प्रोसीजर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, जैसे कि यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, वीपी, प्रिंसिपल, एसी, डीसी, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, केवीएस, एनबीएस, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। जो रिसेंट ट्रेंड देखने को मिल रहा है, अभी जो परीक्षाएं कंडक्ट की गई नवोदय विद्यालय के द्वारा, वहां पर पैसेज पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जा रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन है वो उनको पैसेज पैराग्राफ दे करके और उसमें से आपको अनुच्छेद में से और आंसर ढूंढने होते हैं। तो क्या पैसेज में आंसर होते हैं या नहीं होते हैं, या ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये सारी चीजों को जानने के लिए आप नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आंसर की दी गई है और डिटेल में समझाया गया है कि रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर किस तरीके के आ रहे हैं, वो भी बताया गया है। इसलिए आप नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में जाइए और रिसेंट ट्रेंड देखिए। साथ में ही आप नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में जा करके आपके सिलेबस के सारे कंटेंट को देख सकते हैं, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी अवेलेबल है। आप सारे कंटेंट को देखकर अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें, साथ में ही आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, नॉलेज मंडली पर। और डियर फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन से पार्ट का आपका वीडियो चाहिए या कौन सा कंटेंट है सिलेबस का अभी तक आप नहीं कर पाए हैं, या आपको स्टडी मटेरियल है वहां पर नहीं अवेलेबल हो रहा है, तो कमेंट करिए, मैं आपको सारे कंटेंट पर वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।